यही कारण है संघ संगठन के इस परिवार में आप कि अपनी यहाँ पे आकर के बात रखने और बहुत ही कम समय का उपयोग करें, ये मेरा विशेष अनुरोध होगा उनसे। भाई हनुमान चतुर्वेदी जी, सामने से आज हमारे बीच में है डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग का तिरसठवां महाधिवेशन। मैं आपको बताता चलूं, हमारे संघ है जिसने हमेशा अन्याय और कुशल के यह हमारी भारतीय परंपरा अतीतों के लिए हम अपने देवतुल्य मानते हैं और आज देवशक्ति महोदय को फूल पुष्प वृक्ष बुके प्रदान कर इस कार्यक्रम में इस मंच पर डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग के तिरसठवें महाधिवेशन में और कृपया जोरदार तालियों के साथ माननीय महोदय का स्वागत करें। हमारे बीच में अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप भी लोक निर्माण विभाग की तरफ से उनका स्वागत है। यह संघ वह संघ है माननीय महोदय, आजादी की लड़ाई के लिए उठने रही पक्ष से लड़ी और अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति भी यह संघ अवसर है और हम अपने आप में आपको भी आकर निश्चित तौर पे प्रफुल्लित है, उत्साहित है और जागृत है। हमने दर्शन के पल हुए अवसर आए तब बोले मूल्यों पर पढ़ना, जब तंत्रों में पढ़ना और उन पर घोष नहीं पढ़ना, अपने सिद्धांतों को करना, रुकना, रुककर आगे बढ़ना, निर्बंध महाभारत करना। यह अन्याय के खिलाफ, संघर्ष के खिलाफ मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा महोदय। 15 सितंबर को इंजीनियर डे के अवसर पर यह इकलौता संभवतः संघ होगा। माननीय महोदय के सम्मान में उनका सम्मान पत्र उद्बोधित करें और उन्हें माननीय महोदय को प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रधान, मित्रों, किसी शायर ने लिखा था, मैंने कभी पढ़ा था कि मंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, मैं फिक्र में रहता हूं मेरी इंतहा क्या है, और खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जब मैंने पढ़ा था तो शायद नहीं समझा, लेकिन आज मैं ये कह
उसका मूर्त स्वरूप भी देखा है। अभी जीवन वृत्तांत से माननीय महोदय के ऊंचाई मैं तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उत्तर प्रदेश शासन का कृपया शांति बनाए रखें, कृपया शांति बनाए रखें। ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी ही अच्छी है, या फिर वैसी बात करें जो खामोशी से अच्छी है। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध कर रहा हूं हमारे बीच में पधारे नेपाल डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूं हमारे माननीय राज्यपाल जी राम नायक जी। डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग के इस 63वें महाअधिवेशन में आए हुए उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर हरिओम, प्रमुख अभियंता विश्नोई, नेपाल संघ के अध्यक्ष श्री के.पी. सिंह जी, अखिल भारतीय महासंघ के अध्यक्ष सतनाम सिंह जी, उत्तर प्रदेश महासभा के अध्यक्ष एस.पी. मिश्रा जी, हरिओम किशोर तिवारी जी, मंच पर विराजमान अन्य मान्यवर, उत्तर प्रदेश के बाहर से लेकिन इंजीनियर्स संघ के आए हुए पदाधिकारी, प्रतिनिधि भाई और बहन, कुछ समय मुझे ऐसा लग रहा था जब डॉक्टर हरिओम बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि कितने धारा प्रभावी इस प्रकार के सुंदर हिंदी में बोल रहे हैं। और जब बैठे तो मैंने उनको पूछा भी तो उन्होंने कहा नहीं, मैं हिंदी का ही पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हूँ, मैं हिंदी का लेखक हूँ और इसलिए मैं इस प्रकार से बोल सकता हूँ। फिर आगे जैसे माहौल चलता गया तो मुझे लगा कि मैं तो कवि सम्मेलन में ही आया हूँ। एक बढ़िया इस प्रकार के शेर शायरी, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि मैं उस मामले में एकदम फेल हूँ। तो आपके भाषण में आपकी सभ्यता है, इसलिए जब आपको ताली बजानी होगी वो बजाते रहिए, लेकिन मेरे पास कोई शेर नहीं है। प्रारंभ में ही जब आपकी स्मारिका देखी अरुणोदय, कितना सुंदर नाम और कितना सुंदर काम आप लोग करते हैं, इसका यह परिचय है। और इसलिए इस स्मारिका के निर्माण में जिन्होंने सहयोग दिया है, ऐसे सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। समस्या कितनी भी हो, लेकिन जब अरुणोदय होने लगता है और उस सूर्य की ओर हम देखते हैं तो अपने आप हमें एक ऊर्जा मिलती है और वह ऊर्जा हमें काम करने के लिए ताकत देती है। और फिर जैसे प्रारंभ में बताया गया
कि आप कोई पहाड़ में काम करते हो, वहाँ झील बनाना है तो जंगल में काम करते हो, अपना घर परिवार छोड़कर केवल मिट्टी के साथ, केवल धूल के साथ, केवल पेड़ों के साथ काम करना कहने में आसान होता है, लेकिन करने में बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा काम आप सब लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। कोई एक संस्था 63 साल अपना अधिवेशन करती है। अब हम जो लोग राजनीति में, अभी मैं राजनीति में नहीं, राज्यपाल बनने के बाद हमारी राजनीति, दलीय राजनीति समाप्त हो गई, लेकिन देश के राजनीति में तो आप भी है और हम भी है, और इसलिए ये जो शाम काम करते रहते हैं, उसके लिए जो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ये कड़ी मेहनत से ही देश खड़ा हो सकता है। देश में किसी के लिए मकान चाहिए तो मकान भी इंजीनियर के बिना अभी अच्छा मकान बन नहीं सकता है। पीने के लिए पानी चाहिए तो झील से, तालाब से, घर घर में नल के जरिए पानी लाने के लिए भी इंजीनियर चाहिए। मंगल पर जाना है तब भी इंजीनियर लगता है, और इसलिए आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, और उस ताकत के आधार पर ही देश का निर्माण हो सकता है। और जब देश के निर्माण की बात हम करते हैं, फिर उसमें रास्ते बनाना भी आएगा, पीने के पानी की व्यवस्था आएगी, बिजली निर्माण की बात आएगी, बिजली निर्माण के बाद बिना चोरी की हुए, अब पैसे की चोरी आसान होती है, लेकिन बिजली की चोरी भी कितनी बड़ी कुशलता से लोग करते हैं। लेकिन बिजली भी जहाँ निर्माण होती है, वहाँ से घर तक पहुँचना, इस सारे काम में इंजीनियर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ही आपका सबका एक अहम रोल है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि स्ट्रेंथ ऑफ द चेन लाइज इन द वीकेस्ट लिंक। जंजीर की जो ताकत होती है, वो उसमें सबसे कमजोर जो लिंक होती है उसमें होती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि देश के श्रृंखला में सबसे ताकत देने का काम यदि कोई करता है तो इंजीनियर करता है, और इसलिए आप देश के विकास में एक बहुत बड़ा इस प्रकार का काम करते आए। अब ये कहना ठीक है, विज्ञान ने भी बहुत प्रगति की, यानी पहले चंद्र है या नहीं है, चंद्र में हम जा सकते हैं या ना नहीं जा सकते हैं, मंगल में जाना संभव है या नहीं है, इस प्रकार की चर्चा चलती थी। और ये सारे काम में अलग अलग प्रकार के इंजीनियर्स की आज भी एक बड़ी चर्चा होती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि देश को यदि बनाना है तो देश बनाने के लिए सबसे महत्व की लिंक यदि कोई है तो इंजीनियर्स है, और आप लोग हैं। अब आप लोगों की स्वाभाविक कुछ शिकायतें भी है। मनुष्य जहाँ है वहाँ कुछ ना कुछ कमियां वो एहसास करता रहता है, और ये मनुष्य का स्वभाव, नैसर्गिक स्वभाव, एक पाया तो उसका समाधान देना और फिर आगे बढ़ना,
इस प्रकार का काम हम करते हैं और ऐसे काम करते समय जो अपना लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा करने की दृष्टि से सब में कार्यशील रहना चाहिए। और मुझे कभी कभी लगता है जब मैं गुणवत्ता की चर्चा करता हूं, अब आज के दिनों में सीमेंट है, कंक्रीट है, वो कैसे मिलाने के बाद कैसा अधिक पक्का घर बन सकता है उसका शास्त्र है। और फिर उसमें सरिया भी लोहे की आ जाती है। लेकिन फिर मेरे मन में विचार आता है कि भाई मैं जिस राजभवन में अब राज्यपाल बनने के बाद रहता हूँ, 200-250 साल की पहले की वो बिल्डिंग है, या उसके पहले के भी कई हम बड़े बड़े बिल्डिंग देखते हैं, ताजमहल है, कहाँ तक सीमेंट कंक्रीट हो? उस समय पर तो नहीं था। उस समय पर तो चूने से और ईंट से ये सारी बातें बनती रही। लेकिन वो आज 300, 400, 500 साल खड़ा है और हमने आधुनिक तंत्र से, साइंटिफिक ढंग से बनाया हुआ रहने का घर 40-50 साल में नीचे गिर जाता है, विशेषता शहरों में। और इसलिए हमें इंजीनियर का जो धर्म है वह धर्म का भी ख्याल रखना चाहिए। अपने कार्य की गुणवत्ता अच्छी रहे और कार्यों की गुणवत्ता जब अच्छी रहती है तब काम में एक समाधान होता है। जब देखते हैं ऐसी बिल्डिंग, अब ये भी देखें इतना सुंदर इस प्रकार का बना है। अब मैं मुंबई से आता हूँ, लेकिन मुंबई में इतना बड़ा सभागार नहीं है वो आज और ये इंजीनियर की कमाल भी है। लेकिन कहाँ कब कैसे बनाना यह एक महत्व का होता है और काम में समाधान पाना यह भी गुणवत्ता के साथ ही साथ बड़ी आवश्यक चीजें हैं, ऐसे मैं मानता हूँ। मेरे दृष्टि से सभी मैं केवल आपकी स्तुति करूं तो वैसे ठीक है, ये करना भी चाहिए और जो अच्छा है उसके बारे में मेरे पास कवियों के जैसी शब्दों की ताकत होती तो मैं और जोरदार ढंग से आपका अभिनंदन करता। लेकिन सरकारी काम में मेरे नजर में दो महत्व के दोष होते हैं और उसमें एक दोष है कि प्लानिंग नियोजन में बहुत समय जाता है। अभी 15 दिन के पहले ही उत्तर प्रदेश का अपना जो विद्युत निगम का नियामक का नया कार्यालय बनाने के लिए उसका भूमि पूजन का शिला क्या बोलते हैं आप लोग, शिलान्यास। अब मेरी हिंदी मुंबई की हिंदी है, उसके लिए जैसे नेपाली हिंदी आपने सुनी वैसे मराठी हिंदी भी आप थोड़ी सुन सकते हैं। तो शिलान्यास के लिए मैं गया तो जानकारी स्वाभाविक तौर पर सब दी थी। तो उन्होंने कहा कि हमको जमीन 2010 में मिली। अब सरकारी जमीन विदाउट एनक्रोचमेंट 2010 में मिलने के बाद वो बिल्डिंग का प्लान बनाने में 4 साल लगे और फिर मैंने पूछा कि इसका आगे का टाइम टेबल क्या है, तो उन्होंने कहा कि 2 साल। तो मैंने मजाक में मुख्यमंत्री जी को पूछा कि आपका विधानसभा का चुनाव कब है? तो उन्होंने कहा कि मेरी कृपा होगी तो 2017 तक काम चलेगा। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे सारे सरकारी काम में
समय पर काम करना यह एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है और इसलिए टाइम ओवररन, कोई भी किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हो, वो कॉन्ट्रैक्ट में समय निर्धारित करके काम करना चाहिए और उसका कीमत भी निर्धारित करके हम काम शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसा जैसा समय बीतता जाता है वैसे फिर अंग्रेजी में जिसको टाइम ओवररन हम कहते हैं, तो टाइम ओवररन हो गया कि फिर कॉस्ट ओवररन होता है और कॉस्ट ओवररन हो गया तो आम आदमी को लगता है कि क्या काम कर रहे हैं। और आम आदमी जब क्या काम कर रहे हैं ऐसा कहता है तो पहली नजर आप लोगों के पास जाती है, क्योंकि आप जमीन पर काम करते हुए उसको दिखाई देता है। खाने वाले कोई दूसरी जगह पर बैठे हुए होते हैं और इसलिए अपने काम में टाइम ओवररन न हो और कॉस्ट ओवररन न हो। मैं ऐसा मानता हूं कि आपके महाधिवेशन में यह भी एक संकल्प किया जाए कि जहां जहां हम काम करते हैं उस समय से काम पूरा होता है और उसी कीमत पर पूरा होता है, यह देखना चाहिए। लोग बोलते हैं और बात सच भी है कि जब ऐसा काम चलता है तो उसमें सबसे पहले बात ऊपर आती है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार ये तो कैंसर जैसा है। आपको मालूम है या नहीं है वो परिचय में नहीं बताया गया, लेकिन मुझे भी 94 में मतलब 20 साल के पहले कैंसर हुआ और उन दिनों में या आज भी किसी को कैंसर की जांच करने के लिए अस्पताल जाने का सलाह भी दिया डॉक्टर ने, तो पेशेंट को और उनके घर वालों को लगता है कि अभी ऊपर जाने के लिए ऐसे कैंसर के बारे में जनभावना है, सही भी है, लेकिन विज्ञान ने इतनी प्रगति की है और वह विज्ञान आज अपने पास है और विज्ञान में केमोथेरेपी दी तो कैंसर ठीक हो सकता है। अब देखिए ना, 20 साल के पहले मुझे कैंसर हुआ था, उस समय पर मेरी उम्र 60 थी, अब 80 है। अब 20 साल कैंसर से ठीक होने के बाद भी मैं काम कर रहा हूं और शायद आपके जैसा काम कर रहा हूं, ज्यादा काम कर रहा हूं। तो इसलिए अपने काम में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा और जरा ताकत के साथ होने भी नहीं दूंगा। इस प्रकार की मानसिकता यदि इंजीनियर्स अपने आप में लेते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि पहले जो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस समय पर उन्होंने कहा था कि दिल्ली से जब 1 रुपया निकलता है तो गांव में पहुंचते पहुंचते 16 पैसे बच जाते हैं। तो ये जो बात है उस बात को ख्याल में रखकर हमने भ्रष्टाचार के बारे में भी गंभीरता से सोचना चाहिए। आपके अहम सवाल के बारे में बड़ी महत्व की बात है कि कोई काम पर जाए और काम पर जाए, सालों साल काम करते रहे, काम की गुणवत्ता बढ़ती जाती है, लेकिन कई जगह पर ऐसा दिखाई देता है और केवल आपकी इसमें ऐसा नहीं, लेकिन कई जगह पर ऐसा दिखाई देता है कि एंट्री हो गई डिप्लोमा इंजीनियर करके
तब उसी में ही कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं, आगे का प्रमोशन नहीं मिलता है। इस प्रकार की स्थिति है। अब ये स्थिति गंभीर है। ये स्थिति पहले पुलिस में भी थी और मिलिट्री में भी थी, लेकिन पुलिस में इसके बारे में सुधार किया गया, मिलिट्री में भी इसके बारे में सुधार किया गया कि इतने साल हो गए तो ये प्रमोशन मिल जाएगा, उतने साल हो गए तो आगे की ग्रेड मिलेगी। मैं ऐसा मानता हूं कि आपके लिए भी इसी प्रकार की एक नई भूमिका सरकार ने लेनी चाहिए और राज्य सरकार ने भी लेनी चाहिए और केंद्र सरकार ने भी लेनी चाहिए, क्योंकि ये मामला केवल उत्तर प्रदेश का नहीं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आप मुख्यतः डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं और इस भूमिका में मैं आपको इतना आग्रह करूंगा कि आपका ठीक प्रकार से एक मेमोरेंडम बनकर आप मुझे दीजिए। इससे पहले आपने कई साल दिया भी होगा, उसके बारे में चर्चा हुई भी हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आखिरकार एक छोटी सी बात होती है तो पेट टूट जाता है। वैसे शायद मेरा आखिरकार धक्का लगेगा तो ये काम भी पूरा हो सकता है। और इसलिए एक डॉक्यूमेंटेशन बनाकर आप मुझे इसके बारे में निवेदन दीजिए। मैं यह भी कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के बाहर के भी जो राज्य हैं वह भी इसके साथ और कुछ बनाकर दूसरा मेमोरेंडम तैयार करें और ऐसा दूसरा मेमोरेंडम तैयार करके प्रधानमंत्री के पास यह भी बात मैं लिखी है आगे से लिखूंगा। और इस प्रकार से जब काम होगा तो निश्चित तौर पर अपनी इतने सालों की जो समस्या है तो वह समाप्त हो सकती है। आखिर हर एक मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या सामान्य कार्यकर्ता, हर एक को लगता है कि हमें लोगों के लिए करना चाहिए और ऐसा लोगों की करने की जब इच्छा होती है तब कोई ना कोई बात हम करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। अब मेरे परिचय में एक बात रह गई, इतना लंबा परिचय कर दिया, लेकिन मेरे परिचय में एक और बात कि देश 1947 में आजाद हुआ, 1950 में देश ने संविधान का स्वीकार किया। अब संविधान का स्वीकार किया तब देश का राष्ट्रगान कौन सा होना चाहिए इस पर चर्चा हुई और कईयों का ये कहना था कि वंदे मातरम यह देश का राष्ट्रगान होना चाहिए, क्योंकि सारा आजादी का आंदोलन उसके आधार पर चलाया था। वह एक नारा वंदे मातरम का शहीद बनने के लिए उद्युक्त कर देता था फांसी पर जाने वाले लोगों को। इस प्रकार का वंदे मातरम का एक महत्व, उसमें संविधान सभा में उस पर चर्चा हुई। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी को जन गण मन अच्छा लगा और फिर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रधानमंत्री जी की यह इच्छा है तो हम जनगण मन को स्वीकार करते हैं, लेकिन वंदे मातरम को हम वही महत्व देंगे, बराबरी का महत्व देंगे। इस प्रकार से उन्होंने बताया और फिर जनगण मन यह राष्ट्रगान मंजूर हो गया। अब 1950 से 1993 43 साल हो गए, लेकिन संसद में वंदे मातरम कभी गाया ही नहीं गया। मैंने सवाल उठाया और सवाल उठाकर मेरी बात रखी, सब लोगों का सहयोग प्राप्त हो तो सुझाव अच्छा था। और फिर
लोकसभा के अध्यक्ष ने सबके सम्मति से ये तय किया कि ये सत्र जब शुरू होगा तो सत्र शुरू होगा जनगणमन से और उसकी जब समाप्ति होगी, अवसान होगा, तब वंदे मातरम गाया जाएगा। अब ये बात मेरे क्रेडिट में आ गई कि राम नाईक ने ये सवाल उठाया, इसलिए नहीं तो ये किसी को बताएंगे तो सच लगेगा कि देश संविधान आजाद सब होने के बाद 40 साल हमने वंदे मातरम और जनगणमन अपने संसद में नहीं गाया था। तो मैंने ये बात इसलिए कही कि आपका मेमोरेंडम जरा अच्छे ढंग से बनाए, और ये बनाए तो आखिरकार एक छोटा सा हिस्सा मेरे नाम पर भी लिखा जाएगा और मैं और देश के प्रधानमंत्री के साथ यह डिप्लोमा इंजीनियर्स का सवाल लेकर जाऊंगा, आपको सभी को सहयोग करूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं, मैं बेसिकली कंसल्टेंट हूं। मैं जो नौकरी करता था उसमें मैंने 15 साल कंसल्टेंट करके काम किया है, और कंसल्टेंसी में सबसे महत्व की एक बात होती है और ये होती है कि मोटिवेशन, दूसरे को काम करने के लिए मोटिवेशन। फिर प्यून भी होगा तो प्यून को उसका काम अच्छा करने के लिए मोटिवेशन होना चाहिए, और कंपनी का चेयरमैन होगा तो चेयरमैन को भी काम अच्छा करने के लिए मोटिवेशन होगा। ऐसा मोटिवेशन देने का काम करने की बहुत आवश्यकता होती है, हर स्थान पर ऐसी आवश्यकता होती है, वो देने का एक काम हम सब मिलकर करेंगे। और फिर अगला जब क्या अधिवेशन होगा, कितने साल के बाद होगा? 2 साल। तो मैं राज्यपाल करके रहूंगा। आपकी यह जो मुख्य समस्या है वो समाप्त होगी, ऐसी आशा है। और फिर देश के विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आपका जो सहभाग है वो अधिक गुणवत्ता के साथ होता जाए, इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त करते हुए मुझे यहाँ पर बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय। भावनाओं को किन शब्दों में बयान किया जाए। कौन कहता है कि सपने सच नहीं? कौन कहता है कि चांद सूरज सितारे जमीन पर नहीं उतरते? हम कहते हैं, हम कह सकते हैं कि सपने भी सच होते हैं, चांद सूरज सितारे जमीन पर नहीं उतरते। महोदय, आपका एक एक लफ्ज हमारे यहाँ उपस्थित सारे लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि जीवन में प्रेरणा स्रोत बनकर प्रकाश स्तंभ की भांति उनके जीवन को आलोकित करेगा, और सबकी स्मृतियों में यह एक एक लम्हा, एक एक क्षण, एक एक पल हम सबकी जहन में, हृदय में एक स्मृति, यह लखनऊ रेलवे स्टेशन का हमारे बीच में कुछ ऐसे मित्र हैं जिन्होंने सामाजिक सरोकारों को बुलंदी के साथ आवाज की फक्र निजामत की है। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय इंजीनियर किशोर तिवारी जी से कि आप ऐसे कुछ शख्सियत जो हमारे बीच में हैं उन्हें सम्मानित कराएं। भाई रमन शुक्ला जी, भाई शुक्ला जी और भाई प्रदीप श्रीवास्तव जी, अब तो
दो लोग अलग अलग फ्रेम पकड़ के रखो। ये उधर जाओ ना, एक ही डायरेक्शन पे सोचते हैं। कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी सोपान पर पहुंचते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे काम के कार्यकर्ता के रूप में पधारे राज्यपाल महोदय एवं मंच पर उपस्थित सभी हमारे संगठन के और विभाग के अधिकारियों और पदाधिकारियों का एवं पूरे प्रदेश से आए हुए कोने से आए हुए सदस्यों का सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और सफलता की कामना करता हूं। एक दो बिंदु इस अधिवेशन में जो 2 साल से हम लोग उठाते रहे, अभी राज्यपाल महोदय ने भी कहे और सचिव महोदय ने कहे, हमारी समस्या एक नई आई और वो हमारी समस्या ये है कि जब से 20 साल पहले 20-25 साल पहले सांसद निधि और विधायक निधि का सृजन कर दिया गया, तब से कुछ गड़बड़ हुआ और जो आज स्थितियां हैं वो लगभग 20-25 साल से बढ़ती चली जा रही है। अभी बात आई कि क्वालिटी कैसे दें, गुणवत्ता को हम भी चाहते हैं गुणवत्ता अच्छी के दें, लेकिन यहाँ ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में पिछले दशकों से कि राजनीतिक लोग, माफिया लोग विकास में लगे, ठेकेदारी करने लगे। अब हमसे कहा जाता है क्वालिटी दीजिए आप, मैं नहीं समझता कि इसमें क्वालिटी कोई दे सकता है। और गलत बात ये लगती है, खराब बात ये लगती है कि जब ऊपर से नीचे तक के लोग, बड़े बड़े अधिकारियों से लेके और मंत्री तक के लोग उनको प्रेशर देने का काम करते हैं, ये स्थितियां बहुत खराब। अक्सर हमारे साथ मारपीट होती है सड़कों पर, हमारे साथ तमाम सारी गाली गलौज होती है, उसको जब हम उठाने का प्रयास करते हैं तो भी संरक्षण हमको नहीं मिलता है, उन लोगों को मिलता है जो हमारे साथ काम करते हैं। इसके मंथन चिंतन का विषय था हमारा, तमाम लोगों ने इसकी समस्या जबर उठाई हमारे सामने और हम चाहेंगे कि माननीय जी का भी यही प्रमुख विषय रहा है कि यहाँ पर कम से कम इस प्रदेश में इस तरह की वारदातें न हो। हम चाहेंगे कि हमारे संपर्क में भी इस तरह की बात हो कि हम इससे अच्छी क्वालिटी दे सकें और ईमानदारी से काम कर सकें। मैं अभी आपने कहा बताया कि काम कैसे ठीक हो, हम चाहते हैं कि मेट्रो सिस्टम एक आपने देखा है, दिल्ली का एक मेट्रो सिस्टम देखा है आपने और एक भारतवर्ष में ट्रेन की स्थिति देखी है। आखिर क्या कारण है कि जब मेट्रो चलती है तो एक मिनट कम होता जाता है और 0 मिनट पे आने के बाद स्टेशन पे खड़ी हो जाती है, और वहीं भारतवर्ष की ट्रेनें चलती है तो पता नहीं लगता कितनी भीड़ आ रही है। मेट्रो में काम जब होता है तो वहां के लोगों से जब बात की तो कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ काम भी इसी तरीके से होता है दिल्ली में। उन्हें पता होता है कि 2 साल के अंदर हमको काम करना है, 3 महीने के अंदर कितना काम खत्म होगा वो भी तय होता है, 6 महीने में कितना काम खत्म होगा ये भी तय होता है। तो जियो सन हो जाता है तो हमारा काम समाप्त हो जाता है। हमारे प्रदेश में ऐसे लोगों को काम दे दिया जाता है जिनको काम आता ही नहीं है, और जब उनको काम नहीं आएगा, जब उनको काम करना नहीं आएगा तो क्या होगा कि समय सीमा भी बढ़ेगी और कॉस्ट भी बढ़ेगी। इसलिए अगर सब लोग ध्यान देंगे, उच्च स्तर पर ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं कि इससे कहीं ना कहीं हम लोग सफल होंगे। और हम पूरी आपको आश्वासन देते हैं कि हम लोग ईमानदारी से भी काम करना चाहते हैं, गुणवत्ता से भी काम करना चाहते हैं, सभी जगह हम लोग फील्ड में काम करना चाहते हैं। अगर इस पर ध्यान दिया जाएगा तो हम लोग कहीं ना कहीं खड़े उतरेंगे, विकास कर सकेंगे। इन्हीं के साथ सभी का आभार, धन्यवाद, जय श्री राम। एक नेपाल से हमारे केपी सिंह जी एक गिफ्ट लाए हैं माननीय जी के लिए, कृपया आप दे दें, उसके बाद सभा समाप्त की जाएगी। और हमारे माननीय अतिथियों से निवेदन है, इंजीनियर आलोक बिश्नोई जी प्रमुख अभियंता को अध्यक्ष प्रदान करेंगे। उसके बाद अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि डिप्लोमा इन नेपाल के प्रेसिडेंट को प्रतीक चंद भेंट करें। इसके बाद ऑल इंडिया डिप्लोमा इन फेडरेशन के प्रेसिडेंट आदरणीय सतनाम जी को अध्यक्ष प्रतीक चंद भेंट करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के प्रेसिडेंट आदरणीय एस टी मिश्रा जी को भी
प्रदीप सिंह जी तो उनको माला पहना दो भाई। आज की कमी नजर पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज को जरा पीछे होने दे दो। मनोज को जरा पीछे होने दो। आशुबाजी हो गया। जरा पीछे हो गए। हो गया। लाइट दीजिए, लाइट दीजिए। आप आइए। अरे आप उधर कर दीजिए। चलिए हम पार्टी की और हमसे ले लो ना, हो तो आप दे दो। उसने हम लोग को इस आक्रमण से हम लोग को दिख रहा उसके लिए हम सभी लोग आपके ऋणी हैं और आप सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है ये परमात्मा ने हमारे गाँव का दिया आपको ये बोलने की हमको सारा करने की नियत है और हम प्रयास करेंगे इस अध्ययन को सुनकर कर लोग ले रहे हैं उसी का कर रहा है आप सभी को पूरा करना जैसा कि आप मोहम्मद